गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले गुड वर्क एवरीवन। सब बच्चों ने अपना असाइनमेंट करके भेजा है। कुछ छोटी मोटी गड़बड़ें हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। बाकी कंचन और चंदन बचे हुए हैं, ये भी मुझे अपना असाइनमेंट करके भेज दें। एक बार फिर मैं तुम सब बच्चों को बताना चाहती हूँ कि ये जो टाइम है कोविड का, हमें नहीं पता कि बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे ही नहीं, टर्म 1 और 2 होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स भी नहीं होंगे। प्रैक्टिकल्स की जगह जो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट है, प्रोजेक्ट है, उन्हीं के बेसिस पे मार्क्स लगेंगे। तो तुम्हारे जितने भी असाइनमेंट दिए जाते हैं, जितने भी, उसको चाहे तुम कॉपी करो चाहे तुम कैसे भी, उनको कंप्लीट करके तुम्हें भेजना होता है, ठीक है, टाइम पे। और जितनी भी तुम्हारी जूम क्लास जो भी टीचर लेती है, उन सबको तुम्हें फुल अटेंड करना है। फुल अटेंडेंस होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि आगे कोई एग्ज़ाम होगा या नहीं, प्रैक्टिकल तो होंगे ही नहीं, थ्योरी भी नहीं पता टर्म 1 और 2 हो पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि तुमने जो ये फर्स्ट असाइनमेंट दिया है उसी के बेसिस पे तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स लग जाएं, जैसे पिछली बार 11th क्लास में हुआ था। तो तुम सब, टेक अवे ये है इस बात का कि तुम सब हर एक जूम क्लास में फुल अटेंडेंस दोगे। अब तुम्हें स्कूल तो आना नहीं है, एक दो क्लासेस होती हैं आधे आधे एक एक घंटे की, उनमें बस अटेंडेंस लगा दिया करो। और जितने भी असाइनमेंट्स तुम्हें मिलते हैं उन सबको तुम्हें टाइमली सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद तुम कॉपी तो करते ही हो एक दूसरे से असाइनमेंट, लेकिन अगर तुम खुद से करोगे तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मतलब हर टीचर को पता चल जाता है कि तुमने किस किस से कॉपी किया है। कितने बच्चों ने महक से कॉपी किया है, कितने बच्चों ने श्रेयसी से कॉपी किया है, कितने बच्चों ने खुद से कुछ ऐड किया है या फिर चेक्ड असाइनमेंट से कॉपी किया है। लेकिन फिर भी करना इम्पॉर्टेंट है। और तुम खुद करोगे और मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने खुद से गलत भी किया है, लेकिन खुद से किया है तो तुम्हें मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगी। और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें इंस्पायर कर रही हूँ कि तुम और ज़्यादा वाइसली चीटिंग करो। तुम्हें जो है खुद से अगर तुम करोगे तो वो चीज़ पता चल जाएगी। चलो ठीक है, अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले कोई एक इंसान था जिसने सोचा कि जो ह्यूमंस है उनका बच्चा हमेशा ह्यूमंस ही होता है। उसका एक नाक होता है, दो आँखें होती हैं, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। लेकिन अगर एक हाथी है, उसका बच्चा क्या होता है, उसका वो हमेशा ग्रे कलर का ही होगा, उसके एक सूंडी होगी, उसके बड़े कान ही होंगे। तो कुछ करेक्टर्स हैं जो हम अपनी प्रोजेनी को पास करते हैं। तो वो, लेकिन वो बिल्कुल डिट्टो हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं होते, ठीक है, उसमें कुछ वैरायटी भी आती है। दो इंसान एक दूसरे को करेक्टर्स पास कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कुछ डिग्री आ रही है जिससे वो डिफरेंट है हमसे, ठीक है। तो ये इसका कोई रूल होना चाहिए, इसके कुछ सिद्धांत होने चाहिए जिसके हिसाब से ये इनहेरिटेंस हो रही है और ये वेरिएशन हो रही है। तो ऐसा सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि मैं पता लगाता हूँ कि किस हिसाब से इनहेरिटेंस होती है करेक्टर्स की, किस हिसाब से उसमें वेरिएशन आते हैं। हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन सा करेक्टर हमारी प्रोजेनी में जाएगा नहीं जाएगा, और उसके बाद हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेंडल ने ऐसा सोचा। मेंडल जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे, कितने 29,000 पी प्लांट्स पे ये स्टडी किया। पी प्लांट्स को उगाया, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर के पी प्लांट्स को क्रॉस कराया और उसके बाद लॉज ऑफ जेनेटिक्स दिए, ठीक है। इन्होंने हमें सबसे पहले बताया 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स के द्वारा कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे कैसे होता है, कोई अलील होता है या नहीं, कोई जीन होता है या नहीं, वो पेयर में होते हैं कैसे होते हैं। तो ये सब दिमाग सबसे पहले किसका था, मेंडल का था, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उन्होंने क्या दिया, 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है हमें इसको पढ़ने का, तो इस पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं जेनेटिक्स और वेरिएशन को पढ़ने के बाद। हम खुद के तो पता लगा ही सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, पर हम इसका इकोनॉमिकल यूज़ क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को हम सिलेक्टिवली ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। हमें खुद पता है कि ये वाली जो गाय है ये बहुत ज़्यादा दूध देती है, और ये वाला जो मेल गाय है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसको कोई भी डिज़ीज़ नहीं होता। तो हम उन दोनों को क्रॉस कराएंगे ताकि हमारी जो प्रोजेनी हो, जो गाय आए, वो स्ट्रॉन्ग भी हो और वो ज़्यादा दूध भी दे। ऐसे ही हम बहुत सारे प्लांट्स को भी आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉस करा सकते हैं
उन प्लांट्स और एनिमल्स का जिसमें डिज़ायरेबल फीचर्स हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो प्रोजनी है वो बेस्ट आए और हमें बेस्ट यूज़ मिल सके। जैसे कि तुम जब सब्ज़ी ख़रीदने जाते हो तो बोलते हैं ना वो कि ये पहाड़ी आलू हैं तो ये बहुत अच्छे हैं, ये नागपुर के जामुन हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उनमें क्या ख़ास होता है, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो सिर्फ वहीं की होती है, ठीक है। तो हम उसको अपनी दिल्ली की क्वालिटी के साथ क्रॉस करा ले और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो उन दोनों के मिडल हो और जिसका रेट भी सस्ता हो। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, हमें इस चैप्टर में देखना है कि मेंडल ने कौन से लॉज ऑफ जेनेटिक्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। हमें देखना है कि एक जीन की इनहेरिटेंस कैसे होती है, दो जीन की इनहेरिटेंस कैसे होती है। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स किसका, हमारी प्रोजेनी का, ठीक है। जो भी जाइगोट बनता है उसका एक सेक्स होता है, वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है। तो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनका कैसे पता लगा सकते हैं हम। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा समझने का इसमें ज़्यादा है, इसमें और इससे नेक्स्ट चैप्टर में। पर जब तुम इन 2 चैप्टर को बार बार पढ़ लोगे और समझ लोगे तो ये पूरी बुक में बहुत ही ईजी है, मतलब इस पूरी बुक में और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर्स को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा, जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम समझते हैं, ठीक है। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की या साइंस की जिसमें हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे कैसे होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा विरासत देते हैं ना हम, तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी प्रोजेनी को, अपने करेक्टर्स पास ऑन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इसके बाद वेरिएशन क्या होता है कि हमारी प्रोजेनी हमसे कितनी डिग्री वेरी करेगी, ठीक है। डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। ये डिग्री तुम में ज़्यादा हो सकती है, तुम्हारा जो भाई बहन है हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के ज़्यादा सिमिलर हो, तो वो जो डिग्री है बाय विच progeny differ from their parents, it is called variation। चलो बच्चों, अब तुम्हें इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि एक बहुत फेमस वैरायटी ऑफ काऊ है जिसको कहते हैं साहिवाल काऊ, जो पंजाब की है, और इसको हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से बनाया है, ठीक है। और ये बहुत ही स्टर्डी टाइप की ब्रीड है एक, जो ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। तो ये साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब को हमने इन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के प्रिंसिपल्स के थ्रू इसको हमने प्रोड्यूस किया है और इसका इकोनॉमिकली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो ग्रेगोर मेंडल हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी गार्डन पीस ली और उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। हाइब्रिडाइज करना मतलब किसी के अंदर कुछ ओरिजिनल ना रहने देना, उसको हाइब्रिडाइज करना मतलब मिक्स कर देना, ठीक है। मिक्सिंग को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे मिक्सिंग एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पीस के ऊपर, कितने साल तक, 7 साल तक, ठीक है। और उन्होंने ही सबसे पहले प्रपोज़ किए, मतलब बताए हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि हमारी जो इनहेरिटेंस है वो किस हिसाब से होती है, किस रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology। तो जो भी मेंडल का सबसे मेन बात थी, जो मेंडल जो है वो इतना फेमस फादर ऑफ जेनेटिक्स इसीलिए है क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम ये क्रॉस बनाई और ये सब जो मैथ्स थी और जो स्टैटिस्टिक्स थी वो उन्होंने बायोलॉजी में लगाई, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौन से क्रॉस, कौन से जीन्स किसके साथ जाएंगे, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या बनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स को बायोलॉजी में मिलाया था। अब हमारे क्या क्या और ख़ास बात है जिसकी वजह से मेंडल इतने फेमस हैं, तो सबसे पहला तो यही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि उन्होंने क्या किया था, बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज़ रखा था। सैम्पलिंग साइज़ का क्या मतलब होता है कि सैम्पल जिनको हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतना ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट जो होगा वो ऑथेंटिकेटेड होगा, ठीक है। जितना कम सैंपल होगा, जैसे अगर मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो कितना टीवी देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ हमारी क्लास के बच्चों में सिर्फ श्रेयसी और सपोज़ महक को लूँ तो एक सैम्पलिंग साइज़ स्मॉल हो गया ना। लेकिन मैं तुम्हें भी लूँ, तनिष को भी लूँ और हर्ष को भी लूँ और आनंद को भी लूँ, चंदन को भी लूँ, तो सैम्पलिंग साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद में और मैथ्स के बच्चों को इंक्लूड करूँ और लड़कियों को भी इंक्लूड करूँ, तो जितना भी ज़्यादा सैम्पलिंग साइज़ होगा उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ऑथेंटिकेटेड होगा, ठीक है। इट गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ जो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक है ना, ये तुम्हारी सबसे अच्छी बुक है बायोलॉजी की। तुम इसके अलावा कोई भी सैम्पल पेपर ले लो, कोई भी और नोट्स ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो समझ, जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें एनसीईआरटी पढ़कर बनेंगे वो किसी और चीज़ से नहीं बनेंगे। तो तुम्हें अपनी एनसीईआरटी में ही नोट्स बनाने चाहिए और इसी को बार बार पढ़ना चाहिए, 10 बार, 15 बार, 20 बार, ताकि तुम्हें हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ रट जाए। और उसके बाद तुम्हें कोई भी नीट का एग्ज़ाम, कोई भी सीबीएसई का कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एग्ज़ाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब तुम इसको पूरी तरह समझ लोगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि मेंडल ने और क्या किया था। इसके बाद और जो तीसरी खास बात थी मेंडल की वो क्या थी कि इसके पास जितने भी ट्रेट इसने पी में लिए वो कैसे थे, कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, टू ऑपोजिट ट्रेट थे, ठीक है। मेंडल ने जितने भी करेक्टर्स गार्डन पी प्लांट में स्टडी किए वो उसने कैसे उनको उन्हीं ट्रेट्स को उठाया जिसमें सिर्फ 2 ऑपोजिट ट्रेट थे, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे इसने, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लैक और वाइट कंट्रास्ट होता है, तो बिल्कुल 2 ऑपोजिट ट्रेट्स लिए ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि कौन सा करेक्टर इसमें एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। एक्सप्रेस करना मतलब शो करना, ठीक है। तो इसलिए इसने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। ये जो 7 है इनके नाम और इनके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट तुम्हें याद करने होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। सीड शेप, डोमिनेंट कौन सा है, राउंड, ठीक है। जो डोमिनेंट होगा वो हमेशा अच्छी वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट है राउंड, और जो रिंकल्ड है, सिकड़ा हुआ है, वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो डोमिनेट करता है, जो सब पे राज करता है एक तरह से। इसके बाद सीड कलर, क्योंकि सीड ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है, तो वो जो ग्रीन होगा वो रिसेसिव होगा और जो येलो होगा वो डोमिनेंट होगा। ज़मीन के अंदर की सभी चीज़ें जो होंगी वो कैसी होंगी, येलो या ब्राउन होंगी ना, तो इसमें डोमिनेंट क्या होगा, येलो। इसके बाद अगर पॉड कलर की हम बात करें तो ज़मीन के ऊपर ग्रीन होता है और ज़मीन के अंदर येलो होता है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। मतलब ऐसे मैं समझाती हूँ, बाकी तुम अगर इसको ऐसे कैसे याद कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, फ्लावर कलर में पर्पल या वॉयलेट कलर डोमिनेंट है, ठीक है। पॉड शेप जो है वो फुल डोमिनेंट है। तो मटर तुमने देखी है कि 2 टाइप की होती है। कुछ मटरें जो होती हैं वो पूरी बीज से भरी होती हैं, ठीक है, और कुछ मटर जो होती है वो ऐसे ऐसे होती है, इसके अंदर 2-3 बीज होते हैं या हो सकता है कि एक भी बीज ना हो, उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्टेड मटर, ठीक है। तो पॉड शेप जो होता है वो फुल वाला डोमिनेंट होता है, ठीक है। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी डोमिनेंट है। फ्लावर पोजीशन कौन सी डोमिनेंट होती है, एक्सियल। तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं टर्मिनल। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। कुछ नहीं होता इसमें, एक एक्सेस होती है, ठीक है, स्टेम की जो है एक एक्सेस होती है जिसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो नॉट से निकलते रहते हैं। समझ रहे हो तुम, ये वाले फ्लावर्स कौन से होंगे, एक्सियल फ्लावर्स। और टर्मिनल फ्लावर्स क्या होते हैं, जो एज पे जाके, टर्मिनल पे जाके, टर्मिनल मतलब जैसे बस का टर्मिनल होता है जहाँ पे कोई भी बस रुक जाती है, ठीक है, ऐसे ही ये टर्मिनल पे जाकर रुक जाएंगे, ठीक है। और बाद में जो नए प्लांट्स आएंगे वो ऐसे ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं टर्मिनल। तो एक्सियल प्लांट्स जो हैं ये अच्छे हैं क्योंकि जो ग्रो करते रहेंगे वो ऊपर आते रहेंगे,
ये ऐसे ग्रो करते हैं और ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। तो जो भी ग्रोथ वाली चीज़ होगी वो हमेशा बेस्ट होगी। तो जो एक्सियल फ्लावर पोजीशन है वो क्या है, डोमिनेंट है। स्टेम हाइट कौन सी डोमिनेंट है, टॉल, ठीक है। और दूसरे वाले को कहते हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बोना। तो ये जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, तुम्हें इनके नाम और इनके डोमिनेंट ट्रेट याद होने चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है। राउंड सीड, येलो सीड, पर्पल फ्लावर, फुल पॉड, ग्रीन पॉड, एक्सियल फ्लावर पोजीशन और टॉल प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कि ट्रू ब्रीडिंग टी लाइन क्या होता है। तो कुछ बच्चों ने उसको बुक से आंसर किया है और कुछ बच्चों ने उसको नेट से आंसर किया है। तो 2 टाइप की वैरायटी थी। तो ये जो बुक वाला आंसर है ये ज़्यादा सही है। ऑल्दो वो भी सही है, पर वो मतलब वो एक इन्फरेंस है इस चीज़ का। हम इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब था। तो हमें पता है कि जो मेंडल जी हैं उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया या फिर क्रॉस पॉलिनेट कराया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब जो हम खुद कराते हैं, ठीक है। हम किसी भी प्लांट के पॉलन को ले लेंगे और किसी और प्लांट के अंदर उसको डाल देंगे ताकि जो हमारा सीड बने वो हमारी पसंद का बने, ठीक है। या फिर क्रॉस पॉलिनेशन खुद से कराया, हम ये जानते हैं, ठीक है। पर उसने ऐसे प्लांट लिए जो क्या थे, ट्रू ब्रीडिंग टी लाइन्स थी, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे। तो ट्रू ब्रीडिंग के नाम से ही पता चल रहा है। ट्रू ब्रीडिंग मतलब जो बिल्कुल प्योर हैं, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से आपस में ही ब्रीड कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने नेट से लिखा था उन्होंने एक वर्ड लिखा था होमोजाइगस, तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मतलब है वो क्या है, जिन्होंने बहुत टाइम से विच हैव अंडरगॉन continuous self pollination for many generations and thus have stable trait inheritance, ठीक है, जो आपस में ही पॉलिनेट करे जा रहे हैं। जैसे अगर हमें वाइट रोज़ चाहिए और उसकी एक वैरायटी है जो हमारे स्कूल के गेट पे लगी हुई है, तो वो जो स्कूल के गेट पे एक प्लांट है वो आपस में ही अपने ही जो उसके ही प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं उसी से पॉलिनेट करे जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेट करे जा रहे हैं। या वो फ्लावर जो है वो अपने प्लांट पे या अपने ही फ्लावर के अंदर से सीड उठा उठा के और प्लांट्स बनते जा रहे हैं और फ्लावर्स बनते जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इट विल कॉज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो जो एक ट्रेट्स आएंगे उसके वो स्टेबल होंगे, ठीक है, एक जैसे होंगे। अगर वो थोड़ा सा भी क्रॉस कर लेगा तो उसमें दूसरी वैरायटी की मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का ये मतलब है विच हैव अंडरगॉन कॉन्टीन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर मैनी जनरेशंस एंड दस हैव स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो क्योंकि उसने जो फर्स्ट क्रॉस किया था उसमें प्योर चीज़ें होती थी ना, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी जो पेरेंट्स होते हैं, हमें क्वेश्चंस में हमेशा प्योर ही दिया जाता है मोस्टली, कि प्योर होमोजाइगस मेल को प्योर होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल के साथ क्रॉस कराया। तो इस प्योर का मतलब क्या है, इस प्योर का मतलब है कि ये कैसी हैं, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स है। ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है, विच हैव अंडरगॉन क्रॉस पॉलिनेशन फॉर मैनी जनरेशन। मतलब ये जो टॉल प्लांट्स हैं ये आपस में ही क्रॉस सेल्फ पॉलिनेट होते गए बहुत टाइम तक, ठीक है। एक टॉल प्लांट और एक टॉल प्लांट जो एक ही सीड से बने हुए हैं, इन्हीं को आपस में क्रॉस करते गए। तो इसीलिए इनका जो ट्रेट इनहेरिटेंस है वो स्टेबल है। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई कि इसके जो पूर्वज थे वो ड्वार्फ थे लेकिन ये टॉल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन एंड स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। चलो बच्चों, अब इसमें एक टेबल दी गई है। ये जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है इसमें, तुम्हारे 7 कैरेक्टर्स हैं, तुम्हें पता होना चाहिए इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन से हैं और उस कॉन्ट्रास्ट में से डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है, ठीक है। तो फ्लावर कलर में कौन सा डोमिनेंट होगा, वॉयलेट। पॉड शेप में रिसेसिव कौन सा होगा, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। सीड शेप में डोमिनेंट कौन सा होगा, राउंड, ठीक है। तो तुम ऐसे थोड़ा वो करके तुक्के लगा लगा के इसको बता सकते हो। चलो अब हम फिगर 5.2 देखते हैं एक बारी। चलो अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन अ पी। तो अगर हम आर्टिफिशियल क्रॉस बनाना चाहते हैं किसी पी प्लांट में, जैसे मेंडल ने बनाया था, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर ही एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। उसी के अंदर पॉलन होता है, उसी के अंदर ओवरी होती है, जिसके अंदर एग होता है। पॉलन और एग को मिला के ही सीड बनता है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर जो है स्पर्म और एग को मिला के जाइगोट बनता है, ऐसे ही प्लांट में पॉलन और एग को मिला के सीड बनता है, ठीक है। तो ये पेटल्स हैं, ये फर्स्ट चीज़ होती है पेटल्स। पेटल्स तुम्हें पता है कि जो भी फूल के पेटल्स होते हैं जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, उनको पेटल्स कहते हैं, ठीक है। इसको कलियाँ शायद कली जब खुल जाती है तो वो जो क्या नाम होता है उसका, कली समझ लो, जो पेटल्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो बच्चों, तुमने 10th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको स्टेमन कहते हैं, है ना। इस स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और ये दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसका नाम क्या होता है, कार्पल। इसका नाम क्या होता है, स्टेमन। तो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन और कार्पल, ठीक है। ये सब फ्लावर्स में नहीं होते, कई बार कोई फ्लावर मेल फ्लावर भी होता है तो उसमें सिर्फ स्टेमन होगा, या कोई फ्लावर फीमेल फ्लावर भी होता है उसमें कार्पल होगा। तो अभी हम सबको वो नहीं समझना है, वो हमारी एक यूनिट है चैप्टर 2, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो तुम्हारी डीओई की क्लासेस शुरू होंगी वो चैप्टर 2 से ही शुरू होंगी, तो उसको तुम अच्छे से उसके साथ साथ पढ़ सकते हो, लेकिन ये चैप्टर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। तो अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि प्लांट के अंदर एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। जो मेल पार्ट होता है उससे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। पॉलन ग्रेन्स छोटे छोटे तिनकों जैसे होते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ओवरी होती है जिसके अंदर एक एग होता है। तो यही एग और पॉलन ग्रेन्स मिलकर एक सीड बना देते हैं, ठीक है। ये बात तुम्हें समझनी ज़रूरी है। अब जब हमें आर्टिफिशियल क्रॉस कराना है, हमें खुद के पॉलन लेने हैं और ओवरी में डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक फ्लावर लेंगे और उसके जो नेचुरल एंथर हैं उनको रिमूव कर देंगे। इसको कहते हैं ईमैस्कुलेशन। जो एंथर है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ना, इसके अंदर पॉलन होते थे और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है। मैनली पार्ट था ना, तो मैस्कुलिन। तो इसको जब रिमूव कर देंगे तो उसको बोलेंगे ईमैस्कुलेशन, ठीक है। तो एंथर्स को रिमूव कर देंगे ताकि पॉलन जो है वो उस फ्लावर में वो पॉलन ना आ पाए, ठीक है, और जो हम चाहते हैं वो पॉलन आए। अब जो हम चाहते हैं, जो जिस पेरेंट का पॉलन हम चाहते हैं उस पेरेंट का पॉलन हम इसके अंदर डाल देंगे, पॉलिनेशन कर देंगे अपने हिसाब से, और उसके बाद मटर जो हम चाहते हैं वो मटर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं है स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप का क्या नाम है, ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, ईमैस्कुलेशन में हम उसमें से एंथर या फिर जो मेल पार्ट है वो रिमूव कर देते हैं ताकि एंथर का पॉलन ग्रेन उसके अंदर ना आ जाए, ठीक है। जो हमारी ओवरी है उसके अंदर एक एग है जिसमें हम अपनी पसंद का पॉलन डाल के सीड बनाएं, ठीक है। तो ईमैस्कुलेशन करके इसका सेकंड चीज़ होती है बैगिंग। हम इसमें से मेल पार्ट हटा के इसको एक बैग में बंद कर देते हैं ताकि बाहर के पॉलन इसमें ना आ पाए, ठीक है। इसके बाद हम इस बैग को निकाल के इसके अंदर पॉलन ट्रांसफ़र कर देते हैं जिस भी प्लांट के हमें चाहिए। चलो एक बार और लास्ट बार हम देखते हैं। एक होती है चलो देखो बच्चों, फ्लावर के अंदर 2 टाइप के पार्ट्स हो सकते हैं, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको कहते हैं स्टेमन, जिसके अंदर एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। इस एंथर के अंदर कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये एग के साथ मिलकर क्या करते हैं, सीड बना देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फीमेल पार्ट है इसको इंटैक्ट रखते हैं और इस एग में अपनी पसंद का पॉलन डालेंगे, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है।
उससे पहले हम इस प्लांट से ये जो उसका पॉलन है वो हटा देंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। तो सबसे पहले हम इमैस्कुलेशन से ये हटा देंगे, उसके बाद पॉलिनेशन से इसमें अपनी पसंद का पॉलन डालेंगे और उसके बाद हमारी पसंद का प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेंडल जी ने क्या किया। मेंडल जी ने एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट को सबसे पहले क्रॉस कराया और उन्होंने देखा कि कौन कौन से जीन पास हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसने ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए और हम सिर्फ टॉलनेस का ट्रेट पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने एक्चुअली इन सबको क्रॉस कराया था। एक वॉयलेट फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ, एक एक्सियल फ्लावर को टर्मिनल फ्लावर के साथ, लेकिन हम समझने के लिए सिर्फ टॉलनेस का एक चीज़ लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया और उन्होंने बस उनको क्रॉस करा दिया ये देखने के लिए कि कौन सा ट्रेट जाएगा अगली जनरेशन में, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसको बोलते हैं F1 या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। जो मिक्स करके पहली जनरेशन आई है या फिर पहली जनरेशन है उसको बोलेंगे F1, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है कि पेरेंट्स के बाद क्या आएगी, F1, और F1 को क्रॉस कराने के बाद क्या आएगी, F2, उसके बाद F3, ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने एक टॉल और ड्वार्फ प्लांट को जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि जो F1 प्रोजेनी है, जो इससे F1 प्रोजेनी आई है, वो कैसे हैं, सारे के सारे टॉल प्लांट्स हैं, नन ऑफ देम वर ड्वार्फ, ठीक है। तो उसने ये सारी ऑब्जर्वेशन नोट कर ली कि F1 जो है वो हमेशा इट रिजेंबल्ड ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दस द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन दिस। तो इसमें जो है सिर्फ एक पेरेंट से मैच करता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर। तो इसने देखा कि जब भी हम टॉल और ड्वार्फ को कराएंगे तो F1 कैसा होगा, हमेशा एक पेरेंट जैसा होगा, टॉल। अगर इसको कराएंगे तो वॉयलेट, इसको कराएंगे तो एक्सियल, इसको कराएंगे तो इन्फ्लेटेड, इसको कराएंगे तो ग्रीन। तो सिर्फ F1 में एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो रहा है। तो उसने इस ऑब्जर्वेशन को नोट कर लिया कि F1 जो है वो हमेशा एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। इसके बाद इन्होंने 2 F1 जनरेशन के प्लांट्स को आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फ क्रॉसिंग, जो आपस में ही क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। इसके 2 सीड्स लिए और उनको आपस में क्रॉस करा दिया, 2 प्लांट्स बनाए एक ही प्लांट के और उनको आपस में क्रॉस करा दिया। इसके बाद उसने देखा कि इससे क्या आया, इससे एक रेशो आई, 1/4 प्लांट्स जो थे वो क्या थे, ड्वार्फ थे, जबकि इसके पेरेंट्स ड्वार्फ नहीं थे, लेकिन ये ड्वार्फ आ गए। और 3/4 प्लांट्स क्या आए, टॉल आए। ये नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। उसने क्या किया, 2 पेरेंट्स लिए, एक पेरेंट जो था वो क्या था, टॉल, और एक पेरेंट क्या था, ड्वार्फ, ठीक है। लंबा और बूना 2 प्लांट लिए। तो उसने देखा कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे आए, टॉल, ठीक है, ड्वार्फ प्लांट आया ही नहीं। फिर इसने इन 2 टॉल प्लांट्स को जो F1 में आए थे सेल्फ क्रॉस करा दिया, आपस में क्रॉस करा दिया। तो इसने देखा कि F2 जनरेशन में कैसे प्लांट्स आ गए, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, जबकि इसके पेरेंट क्या है, दोनों टॉल हैं, पर फिर भी एक ड्वार्फ जीन भी आ गया, ठीक है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि जो प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करती, कुछ और ही करेक्टर आ जाता है। जैसे अगर हमारे एक पेरेंट के अंदर ब्लू कलर की आइज़ हैं और दूसरे पेरेंट के अंदर ग्रीन कलर की आइज़ हैं, तो जो बच्चा है उसमें उन दोनों में से कोई भी कलर की आई नहीं होती, कुछ तीसरी ब्लैक कलर की आई आ जाती है, ठीक है। तो वो इसी हिसाब से होता है कि इसके अंदर जो है पेरेंट्स अगर अलग हैं भी तो भी इसका जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं ये वाले इसके पेरेंट्स वाले जीन थे। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारी प्रोजेनी में जाकर एक्सप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि मेंडल ने इन सब से क्या कंक्लूज़न निकाला और क्या लॉज दिए। तो मेंडल ने बोला कि कोई एक चीज़ है जिसको उसने क्या बोला, फैक्टर, ठीक है, कि कोई एक फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ है विच इज़ बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गेमीट्स। जो हमारे गेमीट्स बनते हैं उसके थ्रू कुछ फैक्टर्स हैं जो पास ऑन कर रहे हैं हम प्रोजेनी को, उसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा करेक्टर्स पास ऑन करता है और कौन सा नहीं करना। यही जो फैक्टर जिनको हम जीन्स कहते हैं, तो मेंडल ने क्या बोला कि यही क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, हमारी इनहेरिटेंस इसी के थ्रू हो रही है, इसी के अंदर
हम सब करेक्टर्स भेज रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि जो हाथी है उसका बच्चा हमेशा ग्रे कलर का ही होगा, उसकी लंबी सूंडी होगी। तो ये कैसे जा रहा है, हाथी के बच्चे को कैसे पता चल रहा है? गैमीट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। गैमीट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो उसके पेरेंट्स से जा रही है, जिसका नाम क्या है? जीन्स। और मेंडल के टाइम पे उसने उसको क्या बोला था? फैक्टर्स। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से ट्रेट्स आएंगे। अब उसने जीन्स और अलील्स की बात की। हम सबसे पहले एक बार जीन्स और अलील्स को ढंग से समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, हमारे अंदर एक मेल होता है ह्यूमंस में और एक फीमेल होता है। ठीक है, जो मेल होता है वो पूरा कंप्लीट है, 2n है और 2n है। अच्छा, ये n का मतलब क्या होता है? ये 2n है क्या? इसको कहते हैं प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब होता है कि कितने पेयर हैं, कितना जो है तुम्हारे अंदर, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसको कहते हैं प्लॉइडी। ठीक है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल सेट भी हो सकता है, 2 सेट भी हो सकते हैं, 3 सेट भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लॉइडी। ठीक है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये n भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, 3n भी हो सकता है। मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में हैं या फिर ट्रिपलेट में हैं, इसको कहते हैं प्लॉइडी लेवल क्या है। ठीक है, तो जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। जब 2 प्लॉइडी लेवल होगा, 2n होगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड। जब 3 होगा तो क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉयड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं हम सब। डिप्लॉयड का मतलब क्या है? कि हमारे क्रोमोसोम्स 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, सिंगल सिंगल नहीं है, क्रोमोसोम पेयर्स में है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि हमारे क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। ये तो सबको पता है ना। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं और ये डिप्लॉयड में है हमारे पास 23 के 2 पेयर्स हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई? डिप्लॉयड का मतलब होता है कि 2 सेट्स हैं हमारे पास, तो 2 सेट का मतलब है इनको हाफ कर देंगे, तो 23 क्रोमोसोम के 2 सेट्स हैं, सारे क्रोमोसोम पेयर्स में हैं। तो अब बहुत ही ईजी एक तरीके से हमारे पास आते हैं। 23 क्रोमोसोम एक पेरेंट से आते हैं और 23 क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आते हैं। तो जो हमारा मेल गैमीट है वो भी आधा होता है n, और जो हमारा फीमेल गैमीट है वो भी आधा होता है n। ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा जाइगोट बन जाता है, जो क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, तो ये फुल हो जाता है। 2n मतलब 46 क्रोमोसोम जो हम हैं। ठीक है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, 2 सेट हैं, एक मेल से आ रहा है और एक फीमेल से आ रहा है। ठीक है, अब ये गैमीट के अंदर ऐसा क्या है, इसके ये जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में ऐसा क्या है कि हमारे जो करेक्टर्स हैं हम बिल्कुल डिट्टो सारी इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं और ऐसा ही इंसान बन जाता है जैसे हम होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये हमने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। ऐसे दिखते हैं क्रोमोसोम, एक्स शेप्ड। और ये किस चीज़ के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, ये जो पूरी वायर है ये ऐसे ऐसे दिखते हैं पहले, उसके बाद ये प्रोफेस में ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे बन जाते हैं, ये सारा डीएनए है। ठीक है, और इसका जो एक एक पॉइंट है वो क्या है? जीन है। तो डीएनए, जीन, क्रोमोसोम ये सब एक ही चीज़ है। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये हमारे गैमीट्स के थ्रू हमारी प्रोजेनी में जाते हैं, और ये जीन क्या करते हैं या फिर ये क्रोमोसोम या डीएनए क्या करता है? ये यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं। इसके अंदर इंफॉर्मेशन है ताकि ये पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस कर सके। हर एक जीन जो है एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। जैसे ये जीन जो है ये कंट्रोल करेगा कि इसके 2 सेट्स हैं, एक मेल से आया है और एक फीमेल से आया है। ठीक है, ये दोनों मिलके ये कंट्रोल करेंगे कि हमारा सपोज़ आई कलर कैसा होगा। इसके बाद 2 जीन और हैं, सपोज़ यहाँ हैं, ये कंट्रोल करेंगे कि हमारे बाल कैसे होंगे। एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी कंट्रोल कर सकता है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, कोई और जीन है वो ये कंट्रोल करेगा कि सपोज़ हमारी बॉडी शेप कैसी है। कोई और जीन है वो कंट्रोल करेगा सपोज़ कि हमारा स्किन कलर कैसा है। तो ये जो सारे जीन्स हैं ये हमारे क्रोमोसोम्स में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, 23
3 क्रोमोसोम्स के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मेल के भी और फीमेल के भी। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स जो हैं इसी हिसाब से बनते हैं। चलो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब इसके बाद अलील क्या होता है? अलील है वैरायटी ऑफ जीन। अब ये जो जीन है इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल लेटर टी जो है वो टॉलनेस का जीन है। तो हर एक जीन, जितने भी तुम चीज़ें समझ सकते हो, सपोज़ हम एक डॉल्फिन ले रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि वो कितनी ब्लू होगी, डार्क ब्लू होगी, लाइट ब्लू होगी, कितनी ब्लू होगी। तो उसका सपोज़, तो जो भी उसका करेक्टर होता है ना, उसी के कैपिटल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका करेक्टर क्या है? स्किन कलर, तो इसका एस हो जाएगा जीन। ठीक है, एक कैपिटल एस एक स्मॉल एस। कैपिटल एस सपोज़ उसमें डोमिनेंट है ब्लू, स्काई ब्लू कलर, और रिसेसिव है डार्क ब्लू कलर। ठीक है, तो इसकी 2 वैरायटी हो गई। तो ऐसे ही जितने भी जीन होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके करेक्टर का नाम देखते हैं पहले हम। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे ये सारे करेक्टर्स के नाम है ना, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो इसके अंदर ये टॉलनेस का जीन है, तो इसका नाम क्या होगा? टी। ये वॉयलेट का जीन है, तो इसका नाम वैसे तो रेड होना चाहिए, ओ सॉरी, इसका नाम वी होना चाहिए, लेकिन फ्लावर कलर में जो जीन होता है उसका नाम डब्ल्यू से होता है। ठीक है, और बाकी सब में ऐसा ही रहता है। जो भी डोमिनेंट करेक्टर होगा उसके नाम से जीन का नाम हो जाएगा। इन्फ्लेटेड है तो इसके जीन का नाम क्या हो जाएगा? आई। ग्रीन है तो इसके जीन का नाम क्या हो जाएगा? जी। तो पॉड कलर का जीन कौन सा है? जी। फ्लावर कलर किससे कंट्रोल हो रहा है? डब्ल्यू जीन से। स्टेम हाइट किससे कंट्रोल हो रही है? टी जीन से। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी करेक्टर्स हैं वो कोई ना कोई जीन कंट्रोल करता है, और उस जीन का नाम हम कैसे देते हैं? जो कंट्रास्टिंग ट्रेट में से डोमिनेंट ट्रेट है उसका फर्स्ट लेटर ही उस जीन का नाम बन जाता है। ठीक है, तो टी जीन, डब्ल्यू जीन, ये जो भी डोमिनेंट करेक्टर है वो उस करेक्टर का जीन बन जाता है। ठीक है, जैसे जो टी जीन है ये स्टेम हाइट का जीन है। ठीक है, अब ये जो टी जीन है हमेशा ज़्यादातर जीन की सिर्फ 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक होती है डोमिनेंट वैरायटी और एक होती है रिसेसिव वैरायटी। ठीक है, कभी कभी कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसकी अलग वैरायटीज़ भी हो सकती है, बहुत सारी वैरायटीज़ भी हो सकती है। कुछ स्पेशल जीन होते हैं जिनमें कुछ अलग भी हो सकते हैं, जो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं या को डोमिनेंट होते हैं, या जिसमें बहुत सारे अलील्स होते हैं। जनरली जीन की 2 अलील्स होते हैं, 2 वैरायटी होती है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक है, इसको कहते हैं अलील। एक जो है वो एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है और जो दूसरी है वो उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है। चलो हम इसको एक बार देखते हैं कि मेंडल ने इसको कैसे समझाया। मेंडल ने बोला कि अलील्स क्या हैं? अलील्स वो जीन्स हैं विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो जो भी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे टॉल और ड्वार्फ को, वाइट और पर्पल फ्लावर को, राउंड और रिंकल्ड सीड को, तो अलग अलग अलील्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हीं को इसने क्या बोल दिया कि ये अलील्स हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ जीन्स को ही क्या बोलते हैं? अलील। जैसे हमने देखा था टॉल और ड्वार्फ को कौन सा जीन कंट्रोल करता है? टी जीन। ठीक है, तो टी जीन की 2 वैरायटी हैं, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। कैपिटल टी डोमिनेंट को कंट्रोल करेगी और स्मॉल टी किसको कंट्रोल करेगी? रिसेसिव को कंट्रोल करेगी। ऐसे ही राउंड और रिंकल्ड, आर और आर। ये क्या है? वाइट और पर्पल। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, इसमें पर्पल का पी नहीं होता, इसमें जो डोमिनेंट जीन होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ठीक है, जबकि वाइट रिसेसिव ट्रेट है लेकिन फिर भी इसका जो जीन है वो डब्ल्यू होता है। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जनरली क्वेश्चन सीड शेप और टॉलनेस के ही आते हैं।
चलो अब हम देखते हैं कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या चीज़ है। अब हमें पता है कितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि टी एक जीन है, इसकी दो वैरायटीज़ हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक वैरायटी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट, और एक वैरायटी को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये जो जीन है ये हमेशा पेयर्स में रहेंगे, ये जो वैरायटी है ये हमेशा पेयर में होगी। ठीक है, तभी डिप्लॉयड है ना हम, तो दो पेयर हैं, दो सेट हैं हमारे पास क्रोमोसोम के, तो हर एक जीन के पेयर हैं। हमारे पास सेट है ना हर क्रोमोसोम के, तो एक जीन के दो सेट हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, तो हर जो जीन है वो कैसे रहेगा, पेयर में रहेगा। तो सपोज़ ये पेयर हो सकता है इसका, ये पेयर हो सकता है, या फिर ये पेयर हो सकता है। तो इसके 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। ठीक है, अब उसने ये देखा कि जो कैपिटल टी है वो वाले प्लांट्स हमेशा कैसे हैं, वो वाले प्लांट्स हमेशा टॉल हैं, और ये जो हैं ये प्लांट्स हमेशा ड्वार्फ हैं क्योंकि ये रिसेसिव जीन है। लेकिन ये वाले प्लांट्स क्या है, ये भी टॉल हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ जो हमारे मेंडल ने दिया था उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या कहता है कि जो करेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जिसको हम जीन्स कहते हैं उसको मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स। तो जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। जो हमारे पास जीन्स होंगे वही वाले हमारे पास करेक्टर होंगे। ठीक है, जिस हिसाब के जिसके अच्छे जीन्स होंगे उसके अच्छे करेक्टर्स होंगे, जिसके जैसे जीन्स होंगे उसके पास वैसे ही करेक्टर्स होंगे। तो हमारे सारे करेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर्स या फिर जीन्स। इसके बाद उसने दूसरी चीज़ क्या बोली कि फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, जो जीन्स हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम्स के दो सेट हैं, एक मेल सेट और एक फीमेल सेट। हम सब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए हमारे पास जो जीन्स होंगे या फैक्टर्स होंगे वो हमेशा पेयर्स में होंगे। इसके बाद उसने क्या बोला कि अगर एक डिसिमिलर पेयर होगा फैक्टर्स का, मतलब सिमिलर मतलब ऐसा या फिर ऐसा, और डिसिमिलर मतलब जिसमें जो फैक्टर्स होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, इसमें एक मेंबर डोमिनेट करेगा दूसरे मेंबर पे। डोमिनेट मतलब ये इस पे हावी हो जाएगा, ये इस पे अपना करेक्टर इसको शो नहीं करने देगा। इसमें टी करेक्टर ये जो डोमिनेंट वाला है ये शो करेगा, जबकि ये दोनों 50-50% है। लेकिन फिर भी ये क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है तो ये अपना करेक्टर रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं करने देगा। ये वाला प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। यही फर्स्ट लॉ है हमारे मेंडल का, जिसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, दो जीन्स हैं जो कि अलग अलग हैं, तो जो डोमिनेंट जीन होगा वो रिसेसिव जीन को अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देगा। ठीक है, अब इस पेयर को डिसिमिलैरिटी का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, हेट्रोजाइगस। देखो, हेट्रो का मतलब होता है कुछ अलग, होमो का मतलब होता है एक जैसा। ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो होमो होते हैं। ठीक है, जैसे चीनी का जो घोल होता है वो पूरा ऊपर से नीचे तक क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो हेट्रो होते हैं, जैसे कोलॉइड और सस्पेंशन। ये क्या होते हैं, नीचे बैठा हुआ होता है इसके अंदर कुछ। ठीक है, या फिर अगर कोलॉइड होते हैं तो भी हमें नहीं पता कि पूरा सिमिलर होगा या नहीं, कुछ देर में नीचे बैठ जाएगा या नहीं, या फिर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो इनको कहते हैं हेट्रो। तो हेट्रो का मतलब होता है डिसिमिलर, जिसके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है। होमो का मतलब जो यूनिफॉर्म है, जो एक जैसा है हर जगह, होमो। ठीक है, एक जैसा। तो होमोजाइगस पेयर होगा जो दो जीन्स एक जैसे होंगे, एक पेयर के दो जीन्स एक जैसे, जैसे टी 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 टी, आर 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 आर, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। दोनों छोटे हैं या फिर दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, इनको कहेंगे होमोजाइगस जीन्स। हेट्रोजाइगस जिसके अंदर क्या होगा, दोनों वैरायटी होंगी जो डिसिमिलर होंगे, कैपिटल टी
स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या होंगे? हेटेरोजाइगस जीन्स। इसके बाद जो मेंडल का दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मत करना मतलब अलग करना। तुमने सेग्रीगेशन के टेक्निक्स भी 9th क्लास में पढ़े थे ना, कि हमें अगर पानी से सॉइल को निकालना है तो हम क्या करेंगे, या फिर हमें पानी से शुगर को निकालना है तो हम कौन सी सेग्रीगेटिंग टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, उसी को कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग करना। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, कि हमारा जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, जैसे एक मेल है जो 2n है, जैसे हम, लेकिन हमारा गैमीट क्या होगा? n होगा। तो ये जो 2n है इसके अंदर 2 सेट्स है ना, तो एक सपोज़ ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है, तो हमें हमारे गैमीट में सिर्फ एक जीन पास करना है। ठीक है, इस पेयर का एक। तो हम सोच रहे हैं कि कौन सा इसमें पास करें। हमारे पास ये है, तो हम कौन सा पास करें। तो ये बोलता है कि सेग्रीगेशन जो होता है, इन दोनों का सेग्रीगेशन होके जो पास होगा गैमीट में जीन, वो कैसे होगा? ये कोई भी मिक्सिंग शो नहीं करता, ये दोनों मिल नहीं जाएंगे। ये क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली आएंगे। ये टी के भी इतने ही चांसेस हैं, इस टी के भी इतने ही चांसेस हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये क्या बोलता है कि दो द पेरेंट्स कंटेन 2 alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the 2 factors. तो इसके अंदर कोई भी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं, जो कि हम क्रॉस में देखते हैं कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी है। तो ये जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएगा, और ये भी जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएगा, और सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें ब्लेंडिंग हो, या कोई भी इसके अंदर फेवरेटिज़म नहीं होता। सारे अलील्स जो हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं, और गैमीट के पास फुल चांस होता है कि वो कोई भी अलील जो है वो ले सकता है। ठीक है, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, अब हम एक क्रॉस देख लेते हैं, हमने अब तक क्रॉस नहीं की ना। चलो अब हम एक क्रॉस करेंगे। कहीं पे है तुम्हारे बुक में? चलो देखो, हम क्रॉस में सिर्फ 3 चीज़ें लिखते हैं। इसमें तुमने एक गड़बड़ की हुई है काफ़ी बच्चों ने। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो जैसा मेंडल ने लिया था वैसे ही हम लेते हैं। ठीक है, ये है एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम एक जीन को देख रहे हैं। कौन से जीन को? स्टेम हाइट के जीन को। ठीक है, जो स्टेम हाइट को कंट्रोल करता है। तो इसमें 2 पेरेंट्स हैं, एक है टॉल पेरेंट और एक है ड्वार्फ पेरेंट। तो क्योंकि ये पेरेंट है तो ये डिप्लॉयड है। ठीक है, इसके अंदर 2 जीन्स हैं और इसके अंदर भी 2 जीन्स हैं। इतनी बात समझ गए? जब भी हम कोई भी क्रॉस करेंगे तो हमें अलग से लिखना है कि वो पेरेंट जो है उसका जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या हो। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल फीचर्स, ये है इसका फिनोटाइप, और जीनोटाइप का मतलब है इसका जेनेटिक मेकअप क्या है। ठीक है, उसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें ये जीन्स प्रेजेंट है इस पेरेंट में, और ये कैसा है? टॉल। इसमें ये जीन्स प्रेजेंट है और ये कैसा है? ड्वार्फ। हम इन दोनों को आपस में कर देंगे क्रॉस, और देखेंगे कि इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे। तो इसके गैमीट कैसे बनेंगे? कैपिटल टी, और इसका गैमीट क्या बनेगा? स्मॉल टी। और जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन है? F1। और ये जो टी है ये क्या है? जीनोटाइप, और इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। फिनोटाइप मतलब फिजिकल फीचर, जीनोटाइप मतलब इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, इसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम इन 2 को मिला देंगे, ए कैपिटल टी स्मॉल टी को ए कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला देंगे, और अब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे। तो हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके भी कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब हम इनको आपस में मिला देंगे
तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या आया। एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, ये F2 जनरेशन हमारे पास इस तरह की आती है। तो ये क्या होते हैं, टॉल प्लांट्स। ये भी क्या होते हैं, टॉल प्लांट्स। और ये क्या होते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक है, इतनी बात तुम समझ सकते हो। जब भी तुम्हें कोई भी क्रॉस दी जाए तो सबसे पहले पेरेंट्स लिखने हैं, उन पेरेंट्स का जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना है। उसके बाद गेमीट्स बनाने हैं, फिर F1 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप। इसके बाद F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराना है। उसके बाद जो F2 जनरेशन आएगी उसका भी जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना है। ठीक है, 3 जनरेशन, पेरेंट्स, F1 और F2 का जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना है। तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इन दोनों को क्रॉस कराया तो इसके F1 जनरेशन का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो बताओ, या फिर F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो बताओ। चलो, तो ये क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशो का क्या मतलब है कि उसके फिज़िकल कैरेक्टर्स का क्या रेशो है। तो इसके फिज़िकल कैरेक्टर्स का क्या रेशो है, 3:1, 3 टॉल प्लांट्स और एक ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशो इसका क्या है, 3:1। ठीक है, 3 टॉल और एक ड्वार्फ। और इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा, 1:2:1। 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। हमारे पास 2 पेरेंट्स हैं, एक टॉल पेरेंट है और एक ड्वार्फ पेरेंट है। ठीक है, एक बड़ा पेरेंट है और एक छोटा पेरेंट है। हम इनके गेमीट्स बनाएंगे तो कैपिटल टी, और इसके गेमीट्स कैसे होंगे, हमेशा स्मॉल टी। तो इसकी जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, सब टॉल पेरेंट्स आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। इनको बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल। तो ये हेटेरोजाइगस या फिर डिसिमिलर पेरेंट्स सारे आएंगे। इन सब का हम फिनोटाइप लिख देंगे टॉल। ठीक है, और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इनकी सेल्फिंग करेंगे और F2 जनरेशन बनाएंगे। F2 जनरेशन में क्या आएगी रेशो, 3:1, जो क्या है फिनोटाइपिक रेशो, और 1:2:1 जो क्या है जीनोटाइपिक रेशो। इसके बाद पन्नेट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पन्नेट स्क्वायर एक ऐसा डायग्राम है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, हम 2 गैमीट्स को, जब 2 अलील्स को मिलाएंगे, इसके अलील्स को और इसके अलील्स को जब हम मिलाएंगे तो एक तरफ एक पेरेंट के अलील लिख देंगे और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के, और हम देखेंगे कि कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं। ठीक है, तो पन्नेट स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है कि ये कैलकुलेट करता है कि कितने जीनोटाइप्स, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स की क्या प्रोबेबिलिटी है जो ऑफस्प्रिंग में आ सकते हैं कोई भी जेनेटिक क्रॉस करके। तो अब तक हमने देखा कि जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। इसके बाद जो मेंडल था उसने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दिए वो कौन कौन से थे। इसके बाद ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होती हैं, जो मेंडल है उसको क्या एडवांटेज मिले। इसके बाद हमने देखा कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन जो होता है उसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है, जैसे जीन क्या होते हैं, अलील क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होती है, फिनोटाइप क्या होती है, होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो जब हम इनको जान लेते हैं, डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है, जब हम इन सबको जान लेते हैं तो हम एक क्रॉस करते हैं। इस क्रॉस का नाम होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक करेक्टर इन्वॉल्व है। एक करेक्टर मतलब एक जीन। ठीक है, कौन सा जीन है ये, टॉलनेस का जीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, इसकी 2 वैरायटी हो सकती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो पेरेंट्स लिखते हैं हम, एक टॉल और एक ड्वार्फ। इसके गेमीट्स बनाते हैं, F1 जनरेशन बनाते हैं और F2 जनरेशन बनाते हैं, और इसकी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो लिखते हैं। इसके बाद बस एक चीज़ और जाननी है, चलो, क्योंकि नहीं, हम आगे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं वैसे। चलो, टेस्ट क्रॉस क्या होती है हमें ये जानना है। अब हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से
ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी पे भारी है, ठीक है। ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस ही नहीं होने देता कभी भी। तो अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा तो स्मॉल टी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के जो फिनोटाइप होंगे वो क्या होंगे, टॉल ही होंगे, ठीक है। ये दोनों प्लांट हमेशा टॉल ही होंगे, क्योंकि ये जो है ये ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस नहीं होने देगा अगर वो होगी भी तो अगर एक टॉल प्लांट है तो मेंडल को अगर एक टॉल प्लांट मिला होगा तो उसने कैसे डिसाइड किया होगा कि ये वाला टॉल है या फिर ये वाला टॉल है, ठीक है। उसका जीन ये वाला है या फिर ये वाला है। तो उसने क्या किया, उसने एक टेस्ट क्रॉस किया, ये टेस्ट करने के लिए कि ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप है इसका जीनोटाइप एक्चुअली क्या है। तो उसने इसको क्रॉस किया किससे, रिसेसिव पेरेंट से। तो ये एक डोमिनेंट फिनोटाइप है। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है कि इसका कोई भी कलर या इसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो डोमिनेंट है। जैसे पर्पल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है ना, तो हमारे पास एक पर्पल फ्लावर का प्लांट है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कैपिटल डब्ल्यू है या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। दोनों में ही पर्पल फ्लावर आएगा। तो इसने क्या किया, इसको एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो अगर प्लांट्स जो हैं वो सारे वॉयलेट आए, इसमें ये वाला जो है वो हमेशा एक ही कौन सा गैमीट देगा, कैपिटल डब्ल्यू, और ये कौन सा देगा, स्मॉल डब्ल्यू। तो हमेशा सारे फ्लावर्स कैसे आएंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो सारे फ्लावर्स वॉयलेट आएंगे जैसे ये था। तो अगर सारे फ्लावर्स वॉयलेट आए इसका मतलब क्या, इसका जो जीनोटाइप है वो क्या था, कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन अगर हमने इसको जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया और कुछ फ्लावर्स रिसेसिव भी आए, वाइट फ्लावर्स भी आ गए, तो इसका मतलब हाफ फ्लावर्स क्या थे, वॉयलेट, और हाफ फ्लावर्स क्या थे, वाइट। तो इसका मतलब जो अननोन जीनोटाइप था हमारे पास, ये वाला जीनोटाइप था, ये क्या था, हेटेरोजाइगस। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में हमारे पास एक डोमिनेंट फिनोटाइप होता है जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता होता, ठीक है। उसके जीन्स क्या हैं ये नहीं पता हमें, उसका जो करेक्टर है वो हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक रिसेसिव करेक्टर के साथ क्रॉस करा देते हैं। तो जब हम उसको क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी प्रोजेनी सारी डोमिनेंट आई है या फिर उसकी प्रोजेनी जो है उसमें रिसेसिव चीज़ें भी आई हैं। तो अगर पूरी डोमिनेंट है मतलब उसका जो फिनोटाइप था पेरेंट का वो क्या था, कम्प्लीटली डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अगर कुछ रिसेसिव भी आया है इसका मतलब ये क्या था, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देती हूँ, ये हमने पिछली बार भी कर लिया था, सिर्फ ये 2 लॉज हमने एक्स्ट्रा डिस्कस किए हैं। तो एक बार तुम इसको फिर से सुनो, पिछली वाली वीडियो से अगर तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है तो वो वाली सुन लो, ये वाली सुन लो। इसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तुम उसको भी सुन सकते हो। तो इन कॉन्सेप्ट्स को तुम क्लियर कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देती हूँ, उसको कर लो। फिर हम इसको छोड़कर इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस और मल्टीपल अलीलिज्म और डाईहाइब्रिड क्रॉस ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम्हें जो भी छोटी सी छोटी चीज़ समझना है, इस एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। जो भी इसमें एक एक चीज़ को इतने अच्छे से समझाया हुआ है, 4-4 पेज लगा के। तुम्हें कुछ चीज़ समझना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। चलो ठीक है, मैं असाइनमेंट तुम्हें देती हूँ थोड़ी देर में।